इस बार जिस चैप्टर का नाम है वो है रोजगार एवं सेवाएं। ये 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र चैप्टर से आता है और ये मूलतः बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और इवन दिस इज यूजफुल फॉर ऑल्सो द सीबीएसई एग्जामिनेशन एंड इवन दिस इज यूजफुल फॉर ऑल्सो द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी। लेकिन बिना राग लपेट के मैं शुरुआत कर रहा हूं और ये चैप्टर नंबर जो बिहार बोर्ड में है वो चैप्टर नंबर आपका 5वां है, रोजगार एवं सेवाएं। और शुरुआत कर रहा हूं कि रोजगार कहते किसको हैं और सेवा किसको कहते हैं। तो रोजगार तू जान ला कि रोजगार हमनी के ओकरा कहत बाटे कि जेकरा रोज के तू काम करता रह आ ओकरा तोरा पगार मिली। ओकरा सामान्य भाषा में, ठेठ बिहारी भाषा में, हमारे के नाम भाई सुनील जी खाटी बिहारी आ हम बिहारी अंदाज में हंसा हंसा के पढ़ेगा। ठीक, तो सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है भैया, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने मित्रों को बताओ, दोस्तों यार को बताओ। ठीक, और चलो रोजगार अर्थात इसकी जो परिभाषा है वो ये परिभाषा है कि जब हम किसी श्रम, कौशल, शिक्षा, ज्ञान इन सब को कार्यों में लगा करके और धन अर्जित करते हैं जीविकोपार्जन के लिए, उसको रोजगार कहते हैं। यदि धन उससे अर्जित नहीं होता है तो वो रोजगार नहीं है। हम शौक के लिए काम कर सकते हैं, हम किसी को मदद के लिए काम कर सकते हैं, हम अपने मित्रों को मदद के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन वो रोजगार नहीं है। जैसे डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल करके बैठा हुआ है, कोचिंग का कोई व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे कि कोई दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, होटल, रेस्टोरेंट, इस तरह के कई सारे आपको ये रोजगार में आते हैं। एक मजदूर दैनिक काम करता है, ये भी रोजगार में है। कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, ये भी रोजगार है। तो इस तरह से कई तरह के रोजगार हैं। इसी तरह से आता है सेवाएं। सेवाएं हम उसको कहते हैं कि जो सर्विस पैसे के बदले आर्थिक आमदनी के लिए कोई सर्विस देता है। जैसे कोई टीचर पढ़ाता है और उससे आमदनी प्राप्त होती है तो वो सेवाएं हुआ। जैसे कि कोई सेवा प्रदाता, आप मान लीजिए कि दूर संचार की सेवा देता है, एयरटेल हुआ, वोडाफोन हुआ, रिलायंस जियो हुआ, ये सब आपको सेवा प्रदाता हुआ। अब यहां से हम लोग आते हैं कि आगे बढ़ते हैं कि आर्थिक विकास के क्षेत्र कौन कौन है। आर्थिक विकास के क्षेत्र मूलतः तीन है। एक है कृषि क्षेत्र, दिस इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा उद्योग, एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा उद्योग क्षेत्र जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं या इंडस्ट्री सेक्टर कहते हैं। और तीसरा सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र ये औद्योगिकरण के समय से शुरू हुआ था, लेकिन कृषि क्षेत्र प्राचीन समय से ही शुरू है। तो कृषि क्षेत्र के बारे में जान लीजिए कि भारत की अधिकांश जनता कृषि क्षेत्र पर भी निर्भर है। पहले तो 2000 से पूर्व तक 67% जनता कृषि पर आधारित थी, कृषि पर ही जीविकोपार्जन था। लेकिन दिन ब दिन इस पर लोग का अभिरुचि, दिन ब दिन लोग इसके क्षेत्र के तरफ से उन्मुख कम हो रहे हैं। अब तो घटते 52% हो गया है और कुछ पुस्तक ने तो लिखा है 48%। और आपकी जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 2000 के आसपास, जो ये आपका पुराना डेटा है कि 67% के आसपास, लेकिन वर्तमान में 52 से 48% लोग इसमें लगे हुए हैं। कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? भूमि तो बढ़ता नहीं। अब तू जाना तो बारा कि भारत के जनसंख्या पूरा विश्व के जनसंख्या के 17.5% बांटे। अब और भारत के संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल 2.42 बांटे। अब एक ही स्थिति में भारत के भूमि तो नहीं खे नबड़ी, भारत के भूमि तो बढ़ता नहीं है, भारत का भूमि तो आपका विस्तृत होता नहीं है, लेकिन जनसंख्या भारत का हर साल बढ़ रहा है। बिहार की जनसंख्या हर साल बढ़ रहा है। बिहार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मिला लो, यूरोप के अधिकांश देश की जनसंख्या के बराबर कर ली। भारत तो एक साल में ऑस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या पैदा करता है। तो भूमि तो बढ़ता नहीं, तो कृषि क्षेत्र पर लोड बढ़ने के कारण छिपी हुई बेरोजगारी बढ़ती है। उसमें प्रति व्यक्ति आय उस अनुसार नहीं बढ़ रहा है। तो कृषि की जो जीडीपी में योगदान है 2006 और 7 के अनुसार वो है 18.5%। ये है और भी घट रहा है। वर्तमान में तो संभवतः 14.5% के आसपास आ गया है। उद्योग के बारे में जानते हैं। जो औद्योगिकरण ब्रिटेन में शुरू हुआ था और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। बड़े बड़े फैक्ट्री स्थापित करना, बड़े फैक्ट्री, अलग सूती कपड़ा का हुआ, बड़े मशीनरी का हुआ, दवा का हुआ, कल कारखाना, इस तरह का इस्पात का हुआ, कई चीज की उद्योग स्थापित की गई। आखिर वो काम कौन करेगा? आदमी करेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। तो इसका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा और वर्तमान समय में इसमें लगभग 26.5% के आसपास
6 और 7 का जो डेटा है आपके अनुसार, आपके पुस्तक के अनुसार, ये आपको 26.5% के आसपास इसकी जीडीपी में आए हैं। और ये भी मिला जुला करके ये सेक्टर जो है इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। और औद्योगिकरण के प्रसार के बाद इस क्षेत्र में बढ़ावा हुआ था। लेकिन सबसे जो कमाल कर रहा है वो सेवा क्षेत्र कर रहा है। सर्विस सेक्टर तो कमाल करत बारा, सर्विस सेक्टर तो कमाल किए हुए है। दिस सेक्टर इज ग्रोइंग रैपिडली डे बाय डे। सेवा क्षेत्र होता है कि सेवा के बदले जो मूल्य प्राप्त करते हैं, और इस क्षेत्र में आर्थिक शुल्क लेकर के सेवा प्रदान किया जाता है और आए दिन मानव के लिए व्यापक यह रोजगार का साधन बन रहा है। और अभी इसका 55.1% उससे भी आगे बढ़ गया है। लेकिन 2006 और 7 के डेटा के अनुसार 55.1% सिर्फ सेवा क्षेत्र से ही आता है। सेवा क्षेत्र में जैसे जानते ही हैं कि जितने भी सेवा प्रदाता हैं, चाहे डॉक्टर हो, होटल हो, रेस्तरां हो, बैंक, इसमें बैंक हो, इन सबको हम लोग सेवा प्रदाता ही कहते हैं, जो जनता को सेवा दे रहे हैं। अब यहां पर हम लोग आते हैं कि सेवा क्षेत्र के भाग क्या क्या है। तो सेवा क्षेत्र के भाग 2 हैं। सेवा क्षेत्र के भाग हैं, एक है गवर्नमेंट जॉब, दिस इज कॉल्ड एज, आप हम कह सकते हैं इन हिंदी सरकारी सेवा कहते हैं। सरकारी सेवा लो तू तैयारी करत बारे, सब आदमी की इच्छा बाटे ई में कोरोना काल में सरकारी सेवा वाला तो सुरक्षित रहे, अब बाकी सबके खाए पर आफत हो गई। अब तू देखो इनमें रेल सेवा, शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा, बैंकिंग सेवा, चिकित्सा सेवा, तो ये सारी सेवाएं जो सरकार अपने स्तर से देती है, सरकार ही नियुक्ति करती है, सरकार ही पेमेंट करती है, और सरकार जो उसको दे रही है उसको हम लोग गवर्नमेंट जॉब या सरकारी सेवा कहते हैं। लेकिन नॉन गवर्नमेंट जॉब हुआ ऐसी सेवा जो कोई निजी क्षेत्र दे रहा है, इसमें भी बैंकिंग सेवा आता है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक ले लीजिए, स्टेट बैंक आपका सरकारी बैंक हुआ, सेंट्रलाइज्ड बैंक आपका, जैसे मान लीजिए सेंट्रलाइज्ड बैंक हुआ, सेंट्रल बैंक ले लीजिए, पीएनबी ले लीजिए, आप इंडियन बैंक ले लीजिए, ये सब आपका नेशनलाइज्ड बैंक है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ले लीजिए, यस बैंक ले लीजिए, ये सब आपका निजी क्षेत्र का बैंक हुआ। फिर इसके बाद दूरसंचार सेवा, तू रिलायंस के जियो के इस्तेमाल करत हो, तू एयरटेल के इस्तेमाल कर, ये सब क्या है, आपको प्राइवेट सेक्टर के आपको दिए गए। इसमें जो व्यक्ति काम करते हैं वो आपका नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि नॉन गवर्नमेंटल सर्विस करते हैं। इसके बाद यातायात सेवा, बस में जाते हैं, टेम्पू में जाते हैं, कार में जाते हैं, ओला में जाते हैं, उबेर में जाते हैं। ओला उबेर तो देखते हैं प्राइवेट सेवा की ही चल पड़ी है। और फिर आते हैं तो स्वास्थ्य सेवा, क्लिनिक है, एक से एक डॉक्टर ने अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल रखा है, आप पैसा दीजिए अपना चिकित्सा करवाइए। तो ये सारी जो है वो नॉन गवर्नमेंटल जॉब है, जहां सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार सिर्फ उसमें एक नीति बनाई हुई है और उसके तहत लोग अपना उसको खोले। हाँ, सरकार को उसमें क्या होता है कि उससे टैक्स मिलती है, आमदनी मिलती है और लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। अब हम आते हैं सेवा क्षेत्र का महत्व और भूमिका, ये क्या है। तो सेवा क्षेत्र का महत्व क्या है कि सेवा क्षेत्र बड़ी तेजी से ग्रो होता है, बड़ा तेजी से आगे बढ़ता है। और सेवा क्षेत्र में आपको ज्यादा आदमी की जरूरत शुरुआत में नहीं पड़ती है। सेवा क्षेत्र में बहुत ज्यादा पूंजी की भी शुरुआत नहीं पड़ती है। और सेवा क्षेत्र तकनीक के आधारित है। इसमें इंटरनेट हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इन सब तकनीक का हम इस्तेमाल करके और डिजिटल सर्विस का इस्तेमाल करके बड़ी तेजी से ग्रो कर सकते हैं। स्पाइरल ग्रोथ इसमें होता है सेवा क्षेत्र। इसीलिए सेवा क्षेत्र दिन दुगुना रात चौगुना ये आपको बढ़ रहा। हाँ, हमनी के तोहार जो यूट्यूब पर वीडियो बनावत बाड़ा सुनील जी खाटी बिहार पर, इहो का बात है, इहो तो सेवा क्षेत्र बाटा। हालांकि ये मैं आपको फ्री सेवा दे रहा हूं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि तकनीक का इस्तेमाल करके और ये सर्विस सेक्टर बड़ी तेजी से ग्रो करता है। सेवा क्षेत्र में जब ग्रो करता है तो आदमी को रोजगार मिलता है, तो स्वाभाविक है आदमी को लाभ प्राप्त होता है, क्रय शक्ति बढ़ती है, बाजार से सामान ज्यादा खरीदता है और इससे इनकम टैक्स हो, अलग अलग प्रकार का कर सरकार की उसमें जनरेट होती है, रेवेन्यू जनरेट होती है। तो ये इसका महत्व है। अब आता है कि भारत की स्थिति विश्व में सेवा प्रदाता के रूप में कैसी है। तो भारत की स्थिति विश्व में सेवा प्रदाता के रूप में बहुत अच्छी है। आप देख लीजिए कि आप किन्हीं भी क्षेत्र में चले जाइए, आप नाम ने सुना होगा, आपने कैंपा कोला का नाम सुना होगा, पेप्सी का नाम सुना होगा, और सीईओ जो है वो इंदिरा नूई हुई, सुंदर पिचाई हुई, सत्यम नंडेला हुआ। अमेरिका में बड़े बड़े कंपनी के प्रबंधक, मैनेजर हैं, एक से एक इंजीनियर हैं, एक से एक आपका चिकित्सा पेशेवर हैं, जो पूरे विश्व में
भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने अपना धाक जमा लिया है, जिनकी नाम है, जिनकी ख्याति है। तो भारत के प्रबंधक, भारत के इंजीनियर, भारत के वैज्ञानिक, ये सब पूरे विश्व में एक स्टेबल इनका एक अपना प्रतिष्ठा है, इनका एक साख है, इनका एक अपना मान है और इनकी ख्याति दिन ब दिन बढ़ रही है। तो भारत सेवा प्रदाता के रूप में अग्रणी देश माना जाता है। दूसरा फायदा भारत के पास क्या है कि भारत की अधिकांश, भारत का लगभग 70 से 80% जनता युवा जनता है। अब जापान का ले लीजिए, ओमे अधिकांश जनता 90% से ऊपर ओकर उम्र बा। 90% से ऊपर उम्र लेके तू का करबा? 100 वर्ष से ऊपर उम्र हो जाए तू खाट पर पड़ल रही, पलंग पर पड़ल रही, बीमार होई, हरदम खो 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 करी, टीटी पोपो करत रही, ओकरा दवाई बीरो खाली चलत बा। तो एमे भारत के जनता अधिकांश युवा जनता बा। दूसरा बात, भारत की जनता बड़ी जल्दी तकनीक को सीख लेती है, तकनीक संपन्न है, मेहनती है, श्रमी है। यदि उसको उचित कार्य मिल जाए तो वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ती है। साथ में कर्तव्यनिष्ठ भी है, ईमानदार भी। इसलिए भारत अग्रणी सेवा प्रदाता देश के रूप में माना जाता है। तो भारत की सेवा प्रदाता में जो विश्व में धाक है वो कॉल सेंटर में है, अभिलेखांकन, इसको रिकॉर्ड कीपिंग कहते हैं, चिकित्सा संबंधी परामर्श में है, इसके बाद पुस्तक छपाई में, बैंकिंग सेवा में, इन सभी क्षेत्र में भारत अग्रणी सेवा प्रदाता देश विश्व में बना हुआ है। आउटसोर्सिंग में भारत के एजेंसी का हर देश मदद ले रहा है और अमेरिका और यूरोपियन देश तो जम करके मदद ले रहे हैं। अब आता है आउटसोर्सिंग। व्हाट इज आउटसोर्सिंग? आउट और सोर्स से बना है, जो सोर्स बाहर से प्राप्त किया गया है। जब कोई एमएनसी कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने नियमित कर्मचारी से कोई काम न करवा करके अन्य, मान लीजिए कि एसोसिएट काम बाहरी एजेंसी से करवाती है, उसको आउटसोर्सिंग करते। जैसे तू देख ले हवा रेलवे में, अब कर्मचारी क्या करी, बाहर से 5,000 रुपया 6,000 रुपया पर ले आया और काम करी सफाई का, चलो भैया तू सफाई करो। काहे कि रेलवे अपनी कर्मचारी रखते तो उसको 35-40 हजार लगता है और बाहर से काम 5,000 और उससे अच्छा भी काम कर देता है। अब तू देख ले हमारे ग्रुप डी के बहाली भी रेलवे ओमे का करी कि ओमे 200 रुपया के प्रतिदिन पर लोकल युवक के बहाल कर देना। कहे कि ओमे पीजी एमए के लड़का जाए और कामे नहीं करी। तो आउटसोर्सिंग आप देखिएगा कई तरह का, सफाई का काम हुआ या मान लीजिए रंगाई का काम हुआ, पोताई का काम हुआ, चित्रकारी का काम हुआ, तो आउटसोर्सिंग, लेवलिंग का काम हुआ, पैकिंग का काम हुआ, तो आउटसोर्सिंग से उसको करवा लेती है। मेन काम कंपनी अपने करती है। अब आउटसोर्सिंग से फायदा ये होता है कि जो आउटसोर्सिंग जिस काम में दक्ष होती है उसी का मदद लिया जाता है, उसी का सहायता लिया जाता है। तो आउटसोर्सिंग ये हुआ। अब अगला आते हैं, सुने होंगे आप बीमारू शब्द। बीमारू शब्द बीमार शब्द से बनल है। कौन शब्द से? बीमार माने कि जेकर स्थिति खराब बा। तो बीमारू शब्द, भारत में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिनकी प्रति व्यक्ति आय की आमदनी कम है और जिनके उतने विकास के अवसर नहीं है जितने महाराष्ट्र के हैं, जितना केरला का है, जितना कर्नाटक का है, जितना आंध्र प्रदेश का, जितना तमिलनाडु का है। तो बीमारू राज्य में उनका नाम आता है बी से। तो जान ले होगा बिहार, अरे हमने भी बिहार बांटे, लेकिन एगो बात जान लो, बिहार का लड़का बड़ा तेज होत बारा। बिहार सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस रेलवे बैंक में बिहार के ही लड़के करते हैं, लेकिन चूंकि उसको अवसर नहीं मिलते हैं, उसको वैसा फैसिलिटीज नहीं मिलती है, इसीलिए बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, राजस्थान के लोग को बाहर कमाने जाना पड़ता है आम लोगों को। तो बी से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान और यू से उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो 4 राज्य के नाम जान दिला बीमारू राज्य में। बी से बिहार, एम से BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से उत्तर प्रदेश नहीं, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश अब मोटा मोटी डेवलपमेंट का रास्ता पर जा पा रहा। ये बीमारू प्रदेश है। ये देश की अर्थव्यवस्था के उस स्तर पर नहीं है जितना देश के आपको दक्षिण राज्य है और जितना देश के आपका आर्थिक रूप से विकसित राज्य है। तो ये देश के अर्थव्यवस्था इनको बढ़ाना जरूरी है, इन पर श्रम करना जरूरी है। अब फिर आते हैं कि बुनियादी सुविधाएं और आधारभूत ढांचा ये किसको कहते हैं? व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर मींस कि कुछ ऐसी सुविधाएं जो देनी होगी जो क्षेत्र के विकास के लिए, रोजगार एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मान लीजिए सबको तो सरकार गवर्नमेंट जॉब देगी नहीं, संभव भी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब है कम, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है और इसके लिए कंपटीशन सरकार लेती है। तो जिसके पास जिस तरह का कला, कौशल, योग्यता और पूंजी है, उस तरह का वो काम यदि अपना शुरू करता है तो उसके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए जैसे रोड चाहिए, बिजली की उपलब्धता चाहिए, उसके बाद इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए, दूर संचार की फैसिलिटी चाहिए। तो
इसके बाद बैंकिंग की फैसिलिटीज चाहिए, बीमा की फैसिलिटीज चाहिए, ये सब चीज, चिकित्सा की फैसिलिटी चाहिए, शिक्षा की फैसिलिटी चाहिए, ऐसे आधारभूत चीज जिनके बिना विकास संभव ना हो, चाहे रोजगार का, चाहे सेवा का, चाहे बिजनेस का, चाहे व्यापार का, चाहे वाणिज्य का। तो इसमें दो तरह का आता है, एक है आर्थिक आधारभूत ढांचा, इसके तहत और एक है गैर आर्थिक आधारभूत ढांचा। आर्थिक आधारभूत ढांचा में आता है, वित्त में आइए बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, ऊर्जा में आइए कोयला, विद्युत हुआ, तेल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, गैस हुआ, गैर पारंपरिक ऊर्जा हुआ, यातायात में चले आइए, रेलवे हुआ, सड़क हुआ, वायुयान सेवा हुआ, जलयान सेवा हुआ, बंदरगाह निकट रहता है तो वहां विकास ज्यादा तेज रफ्तार से होता है। संचार में आइए, डाक आइए, तार आइए, टेलीफोन आइए, और इसके बाद इंटरनेट आइए, डिजिटल फैसिलिटीज आइए। और गैर आर्थिक में आ गया कि शिक्षा में अनौपचारिक, औपचारिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग की शिक्षा, उसके बाद कंप्यूटर की शिक्षा, ये सारी शिक्षा। स्वास्थ्य में चले आइए, अस्पताल हो गया, नर्सिंग होम हो गया, प्राथमिक चिकित्सालय हुआ, जिला चिकित्सालय हुआ, यहां से लेकर के हम एम्स तक ले ले और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो ये सारी। इसके बाद नागरिक सेवाएं में चले आए, जैसे सामाजिक चेतना हुआ, अन्य चीज हुआ कि जैसे सामाजिक सेवा हुआ, सफाई से संबंधित, और ये सारा चीज जो रहता है, तो इससे क्या होता है कि एक माहौल बनता है जिसमें आपका सभी रोजगार, सेवा, बिजनेस, व्यापार, हर चीज का डेवलपमेंट होता है, हर चीज का डेवलपमेंट। ये जरूरी है, आवश्यक है। जहां 24 घंटा बिजली उपलब्ध रहती है, वहां देखिएगा अपने आप फैक्ट्री, उद्योग, ये सब पनपने लगती है। गांव घर में क्यों नहीं कोई मान लीजिए बड़ा बिजनेस स्टैंड कर पाते, वहां बिजली का अभाव रहता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का अभाव रहता है, इंटरनेट का अभाव रहता है। ये अब आता है कि सेवा क्षेत्र में शिक्षा की क्या भूमिका है। शिक्षित व्यक्ति ही सर्विस सेक्टर में बड़ी तेजी से ग्रो करता है। अब शिक्षित हर स्तर से होना चाहिए। यदि उसका कम्युनिकेशन स्किल हो, कंप्यूटर स्किल हो, कला कौशल हो, उसके पास मार्केटिंग का ज्ञान हो, तो बड़ी तेजी से वो आगे बढ़ता है। आप देख लो, अमेजन के देख लो, फ्लिपकार्ट के देख लो, स्नैपडील के देख लो, ये कैसे बढ़लस, ये अपन ज्ञान के इस्तेमाल कैलस। आज देखा दिन दुनिया रात चौगुना बारह। अब देखो तू जे ब्लैक बोर्ड पर हमनी के बनावा तारा, जे पेन से लिखा तारा, जे मोबाइल से वीडियो बनावा तारा, सब हमनी अमेजन से मंगेले बाटे। अब कैसे तो देख लो कितना विकास कैलस। ये सब का चीज पर हुई, शिक्षा पर हुई। तो सेवा क्षेत्र के विस्तार में शिक्षा की अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति अशिक्षित है, व्यक्ति का मान लीजिए शिक्षा की कमी है, तो उसको कोई भी ठग लेगा, उसको कोई भी लालच दे देगा, प्रलोभन दे देगा, और वो उस तेजी से विकास नहीं कर पाता है। विकास भी कर पाता है तो बिरलेक बहुत कम। इसके बाद मंदी का सेवा क्षेत्र पर क्या असर पड़ता है। मंदी का सेवा क्षेत्र पर प्रतिकूल असर पड़ता है। मंदी की स्थिति में क्या होता है कि वस्तु जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो बिकना कम होता है, और जब बिकना कम होता है तो स्वाभाविक है जो उद्योग, कल कारखाने ये धीरे धीरे छटाई करना शुरू कर देती है। इससे रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ता है। व्यक्ति बेरोजगार होने लगते हैं, कंपनी बंद होने लगती है। कंपनी जब बंद होने लगती है तो सरकार की भी आय प्रभावित होती है, टैक्स कलेक्शन कम होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मंदी का बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो हमारे का नाम सुनील जी खाटी बिहारी होल, ई 5वां चैप्टर हमने के समाप्त कर देला। अब तो अपन दोस्त यार के बताइए। जय बिहार जय भारत। हमारे अगली चैप्टर बहुत जल्दी मिली।